अमित जी, कंपटीशन का दौर है। सरकारी नौकरियों का भी दौर है और इन दिनों पेपर लीक की भी बहुत खबरें आ रही हैं। तो उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, आपका क्या एक देखो, मापदंड सबसे होना पहली चाहिए? बात तो सरकारी नौकरी पाने का जो एक राइट प्रोसेस है ना, वो नहीं पकड़ते हैं। आज के टाइम में इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है, बच्चा एआई टेक्नोलॉजी से पढ़ रहा है और मॉडर्न स्टडी पैटर्न को ही ज़्यादा फॉलो कर रहा है। वो आपकी पद्धति को या आप जो प्रणाली बता रहे हो वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, या अच्छा, पेरेंट्स क्या कैसे आपको उसको? लगता है कि हम आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते, एआई का उपयोग नहीं करते, बहुत अधिक करते हैं? हमने अभी बात करी कि टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों को अच्छा और बुरा बनाने में, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करने में भी और बिगाड़ने में भी। पर आज की हमारी एजुकेशन पद्धति के भी बारे में, प्रणाली के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि आजकल एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है। आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस होने की ज़रूरत है कि भाई ये हो गया तो बच्चों का जीवन तो सुधर ही गया? वही 4 चीज़। लॉकडाउन के बाद से मोस्टली स्कूलों ने अपनी ऐप डेवलप कर ली हैं, उसमें बिल्कुल। पूरा बच्चों का वो होता है, डिटेल सिलेबस आता है, होमवर्क आता है। तो बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा कैसे? इसका जो जवाब है ना, वो इससे पहले में आ चुका है। एक बच्चा कम मार्क्स लाया है वो भी सफल है, एक बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं दोस्तों, वो भी सफल है। किसी की सरकारी नौकरी लग गई, वो भी अपने आप में सफल है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो असफल है। ये अमित दहिया जी का एक बहुत बड़ा कोट है कि सफलता असफलता आपके अंदर का माइंडसेट है, आप कितने सेटिस्फाई हो अपनी उपलब्धियों से। अमित जी, पहले हमारे टाइम में, आपके टाइम में अध्यापक या टीचर बोला जाता था, आज फैकल्टी शब्द यूज होने लगा है। तो इनमें कोई फर्क आपको नजर आता है? हाँ जी, अब जो फ़र्क है ना, वो है कि पहले शिक्षा होती थी, अब व्यापार होता है। नहीं, ये भी तो बोल सकते हैं, पहले शिक्षा होती थी अब एजुकेशन होती वो तो जस्ट उसका इंग्लिश वर्ड है। है। हाँ, शिक्षा, एजुकेशन तो एक ही फैकल्टी बात भी तो इंग्लिश ही है ना? फैकल्टी वर्ड डिफरेंट है, अध्यापक वर्ड डिफरेंट है। शिक्षा और एजुकेशन एक दूसरे के सिर्फ भाषा बदली है और कुछ नहीं बदला। लेकिन जहाँ हम फैकल्टी की बात कर रहे हैं और टीचर की बात कर रहे हैं, दोनों में दिन रात का अंतर है। आप सारे बैठे तो आप फैकल्टी एक दूसरे को कह सकते हैं कि हम यहाँ की फैकल्टी हैं, हम कलीग हैं एक दूसरे के। कलीग्स को भी फैकल्टी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को आपके साथ जो काम करें उनको आप अपनी फैकल्टी बोल सकते हैं, जो को वो फैसिलिटी देने में आपको हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करते हैं। क्योंकि हमने भी जैसे पढ़ा है, मैंने भी तैयारियां करी है, तो हम यही सुनते थे कि हमारी ये फैकल्टी हैं, ये आपके सारे फैकल्टी आपको ये रीजनिंग पढ़ाएंगे, ये आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड ये कराएंगे फैसिलिटी। आपको। ओके, जो फैसिलिटी आप चाहते हैं, उस फैसिलिटी को प्रोवाइडर ये हमारी फैकल्टी है। फैकल्टी है, ठीक है। आपका जो राघवेंद्र गुरुकुलम है, हम्म। उसमें आप तैयारी के साथ साथ और भी अदर एक्टिविटीज कराते हैं, योगा, प्राणायाम, या जो भी डेली एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज? योगासन। देखो, हम हमारा जो रूटीन चलता है ना, उसमें भी कहते हैं कि 10 से 11 घंटे की पढ़ाई के साथ में अगर बच्चा डेली त्राटक करता है, योग निद्रा करता है, प्रणव ध्यान ओम का जप करता है, कुछ देर के लिए भगवत गीता का स्वाध्याय करता है, तो ये एक ऐसा व्यक्ति तैयार होएगा जो सिलेक्शन भी लेगा। इन केस उसको सिलेक्शन नहीं मिलता है तो वो हताश नहीं होएगा, फांसी नहीं लगाएगा, सुसाइड नहीं आजकल जो करेगा। पैटर्न चल रहा है। हाँ, मजबूत व्यक्ति बनेगा और मजबूत व्यक्ति ही मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आप सक्सेस ना हो पाओ और उसके बाद आप गलत निर्णय ले लेते हैं, तो आपकी आगे की लाइफ भी खराब हो सकती है। यहाँ अमित जी बता रहे हैं कि अगर आप सक्सेस नहीं भी हो पाते तो हम आपको ऐसा आदमी बना के तैयार कर देते हैं कि आप आगे और निरंतर प्रयास करने के लिए अग्रसर हो जाएं। सफलता एक माइंडसेट है सर। दूसरी बात, हम ऐसा आदमी बनाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि जो हमने सीखा है कि प्रयास निरंतर करते रहो, परिणाम प्रकृति पर छोड़ते चलो। अगर आप परिणाम की ज्यादा चिंता करेंगे तो कभी भी आपका प्रयास अच्छा नहीं हो सकता। हमने सबने सीखा है, सुना है
कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बचपन से सुनते आ रहे। और हमने और भी सुना है कि फल की चिंता कायर लोग करते हैं, निर्भीक लोग सिर्फ कर्म करते हैं और चलते चले जाते हैं। मेरा इसमें एक क्वेश्चन और था कि आप जैसे बाकी तैयारियां कराते हैं एजुकेशन पद्धति के अलावा फिजिकल तैयारी, इसकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में या एजुकेशन में क्या ज़रूरत है? इसकी जरूरत सबसे ज्यादा, देखो आज के समय में अगर हम स्कूलों की बात करें, कॉलेज की बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें, अगर इन 4 चीजों को स्कूल में, कॉलेज में शामिल कर लिया जाए तो हम आज के समय के हर एक इंस्टीट्यूट उस व्यवस्था में जा सकते हैं जो भारत की व्यवस्था थी, जो एक गुरुकुल व्यवस्था थी। 4 ही चीजें पकड़नी है, जिसमें सबसे पहले प्राणायाम बच्चों को जरूर कराना है, उसमें नाड़ी शोधन पे बच्चों पे जोर देना है। दूसरा है प्रणव ध्यान, ओम का जप बहुत गहरा। तीसरा नंबर पे आता है त्राटक, जो कि बच्चों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तीसरा है भगवत गीता का स्वाध्याय सेशन। अब भगवत गीता के सेशन के साथ मैं शामिल करता हूँ बच्चों की काउंसलिंग, बच्चों से बात करना, उनके मन की बात करना, उनके भीतर की कमियों पे बात करना, उनमें कैसे सुधार लाना, इन पे बात करना। इन 4 चीज़ों को अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल अगर अपने करिकुलम में डालता है तो उसको बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। उसका जीवन भी सुधरेगा, साथ में जो बच्चे आए उनका सुधरेगा, उनके पेरेंट्स का सुधरेगा। और यही तो एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी अध्यापक का, किसी भी टीचर का। आप जो पढ़ा रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के आप अभी मैं जो करवा रहा हूँ वो उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने इजाद करी है। नहीं, ये सारी वो चीजें हैं जो थी, हैं, और रहेंगी। हम बस उनको और ज्यादा लोगों तक लाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इनको पकड़ो, ये सही रास्ता है, जो पकड़ लिया हमने वो सही रास्ता नहीं है। आप स्टूडेंट्स को तैयार करवा रहे हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर आप मुखर्जी नगर चले जाएं या जहाँ कोचिंग लाइन है, कोचिंग इंडस्ट्री है, अब दिक्कत देख, आप इसी बात से समझाओ कोचिंग के पीछे क्या लगा है, इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि व्यापार हो गया है। वहां पर अगर आप बच्चों को देखेंगे, सिगरेट, अल्कोहल और लेवल के नशे जितने ज्यादा इस एज में जितने फैल वहां गए पे हैं, पीजी में रहते हैं बहुत बुरा यंगस्टर, हाल हो बहुत गया, बुरा बहुत हाल है, बुरा हाल हो गया देखा है। हुआ है मैंने। तो अगर आप चाहते हैं और अगर आप कहीं ना कहीं एक ऐसी बुद्धि रखते हैं तो आप उनको बदलने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर और इस राघवेंद्रा गुरुकुलम के ऊपर महादेव की और गुरुदेव की एक ऐसी कृपा हुई कि जिस कारण ये चीज मेरे द्वारा होती जा रही है। क्योंकि विचारों से व्यक्ति बनता है और विचार हमारे नहीं होते, विचार हमें प्रकृति देती है। हमारे वो है, सराउंडिंग से वो हमें आते हैं। अभी आप आधे घंटे बाद क्या सोच रहे होंगे ये आपको नहीं पता है। कोई भी विचार आ सकता है, विचार ऐसा आ सकता है जिसके बाद नीरज को ये लगे कि मैं दुनिया में अब बस, मेरे से ऊपर कोई नहीं और मैं जीवन में बिल्कुल कामयाब होकर रहूंगा। या ऐसा विचार भी आ सकता है जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं बर्बाद हो गया हूं, और ऐसा डिप्रेशन का विचार आ जाए जिससे बाहर ही ना निकला जाए। तो विचार आते हैं, आपके ऊपर आते हैं, तो आप उन विचारों से ही आप अच्छे व्यक्ति बनते हैं। तो ये जो ऐसा करने के पीछे प्रकृति ने विचार दिया और फिर प्रकृति ने हमारे को ऐसी शक्ति दे के हमारे से काम करवाया, हम करने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये जो कर्ता भाव बीच में घुस जाता है ना, मैंने करा, यहाँ से दोष शुरू, यहाँ दोष शुरू हो जाता है। और जिस भी व्यक्ति में ये मैं पना अधिक है, वो व्यक्ति जीवन से बहुत अधिक दूर है। वो व्यक्ति ही दूर हो जाता है, प्लस लोग भी उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मैं बहुत है, वो किसी को सामने समझता नहीं है। मेरा जो क्वेश्चन अभी भी अधूरा है अमित जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप, बहुत अच्छी बात है, भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं, पर स्टूडेंट्स तो मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। अरे मेरे पास मुस्लिम स्टूडेंट्स रह के गए हैं, अभी भी हैं। आप वहाँ जैसे पूजा पाठ भी करवाते मैं हैं, आप बताता सब हूँ कुछ आपको कराते होता हैं। क्या है। मुस्लिम स्टूडेंट्स इतने प्यारे ढंग से रह के जाते हैं। हम सिर्फ एक चीज में कंपल्सन उनको नहीं डालते हैं, जब हम भगवत गीता का स्वाध्याय करते हैं या आरती करते हैं। सिर्फ ये 2 एक ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम कंपल्सन नहीं डालते। लेकिन जब मैं बैठ के श्वास की कोई क्रिया कर रहा हूँ, वो एक एक्सरसाइज हो गई। तो अगर हम उनको समझाएं इसका धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो आपके शरीर के लिए है, ये तो आपके माइंड के लिए है, ये तो आपके ब्रेन के लिए है, तो कोई क्यों नहीं करेगा अगर सही ढंग से समझाया जाए। हमारे पास बच्चे करते हैं।
मेरे पास लखनऊ से मुस्लिम, राजस्थान से मुस्लिम, मुस्लिम स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं, पढ़ के जाते हैं। इसका कहीं से अर्थ, भारतीय संस्कृति का अर्थ कहीं से अर्थ एक संबंधित धर्म से नहीं है। सनातन कहने का अर्थ ये है कि ये सनातन है, सदा से है और सदा रहेगी। हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा अर्थ ये नहीं है कि अब हमारे पास कोई मुस्लिम आ जाएगा तो हम उसको नहीं सिखाएंगे, उसको भी सिखाएंगे। जीवन जीना उसको भी सीखना है। और हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स के अगर आप फीडबैक सुनेंगे तो आप हैरान रह गदगद जाएंगे, हैं? गदगद हो जाएंगे कि हाँ। पर आपके कोचिंग का नाम है राघवेंद्र गुरुकुलम, गुरुकुलम, ठीक है? आपकी अगर वीडियोस देखें तो आप भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग आप पढ़ाते हैं। जो आपके पास आ गया वो तो समझ जाएगा, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तो यही समझेगा ना कि यार ये तो एक उस पद्धति से पढ़ाते हैं, यहाँ हम नहीं जाते। देखो, दो चीजें होती हैं। जो दूर से देख रहा है हाँ, वो तो मैं यही समझ आइडिया गया, लगाएगा ना। मैं समझता हूँ आपकी बात को। अब जिसके यहाँ पे बात आती है विवेक की। अब वो जो हमारे पास फोन आए उनमें में से बहुत सारे मुस्लिम स्टूडेंट्स के भी फोन आते हैं, हमारे पास मुस्लिम एम्प्लॉय भी हैं। जब वो, जिस व्यक्ति की समझ गहरी होती है, वो देख के अंदाजा लगा लेता है कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। उसमें कहीं से ये नहीं है कि हम हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ कर रहे हैं या मुस्लिम को हिंदू के खिलाफ कर रहे हैं। असल में हम वो चीज सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू है और मुस्लिम है, दोनों का एट लास्ट विजन तो एक अच्छा जीवन जीना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि कोई और कर रहे हैं, उससे आप लास्ट में ये चाहते हैं कि मैं खुश हो जाऊं। और मैं जो सिखाना चाह रहा हूं, या कहो कि राघवेंद्र गुरुकुलम जो सिखाना चाह रहा है, वो एक माइंडसेट देना चाह रहा है कि खुश होने के लिए काम करने की बजाय खुश होके काम करने का माइंडसेट बनाओ, जिसमें आपको जल्दी सफलता मिलेगी। और जल्दी सफलता मतलब अब सफलता का माइंडसेट हो जाएगा। जब तक आप जियोगे, आप एक सफलता के माइंडसेट में ही जियोगे। आप कभी भी असफलता का माइंडसेट लेके ही नहीं आओगे, क्योंकि ये प्रवाह रूप है। दिन है तो रात आएगी, रात हो गई है तो दिन आएगा ही अगले आएगा। दिन अगर हम यहाँ आए हैं तो यहाँ नहीं रह जाएंगे, एक दिन जाना भी है। यहाँ से जाएंगे। मान लो मैं अभी यहाँ आया हूँ तो यहाँ रहने के लिए थोड़ी ना आया हूँ। बस इतनी सी समझ गहरी हो जाए, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है, यहाँ कुछ समय के लिए काल है, उसमें आपको जीवन जीना है। उसको समझ से जी लो कि रो धो के जी लो। वो सारा खेल समझ का है, सारा खेल माइंडसेट का है। और वो समझ और माइंडसेट देना वो टीचर्स का काम है। हमने अभी बात करी कि टीचर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों को अच्छा और बुरा बनाने में, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करने में भी और बिगाड़ने में भी। पर आज की हमारी एजुकेशन पद्धति के भी बारे में, प्रणाली के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि आजकल एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है, एक हब बन गया है। आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस होने की ज़रूरत है कि भाई ये हो गया तो बच्चों का जीवन तो सुधर ही गया? वही 4 चीज़। आप बच्चों को योग निद्रा सिखाओ, बच्चों को त्राटक सिखाओ, बच्चों को भगवत गीता का स्वाध्याय, बहुत जरूरी है इस चीज से जोड़ना। या भगवत गीता का स्वाध्याय कहें तो ये कह सकते हैं कि बच्चों के बहुत जरूरी है डेली बेसिस पे उनका काउंसलिंग करना। और चौथे नंबर पे आता है प्रणव ओम का जप, मंत्र जप, जो ध्वनि का उपयोग करके कैसे बच्चे को राइट डायरेक्शन दी जा सकती है, इस ह्यूमन बॉडी को, इस ह्यूमन माइंड को। क्योंकि शरीर मन बुद्धि को दिशा देने के लिए बहुत अधिक जरूरी है इन चीजों का उपयोग करना। और जो गुरुकुल पद्धति है, जो शिक्षा पद्धति है, वो यही सिखाने के लिए होती है। जब आप ये सीख जाएंगे और जो बच्चा इस तरीके से सीखता हुआ जीवन को आगे बढ़ेगा, उसके अंदर बहुत अच्छे प्रभाव होंगे ही होंगे, 100% होंगे। और अगर मान लो चाहे प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट है, कोई बड़े इंस्टीट्यूट हैं, सब इन चीज़ों को बहुत इजीली जीवन में शामिल कर सकते हैं। बट वो आएगा तब जब उनमें वो इच्छा शक्ति आ जाएगी। और इच्छा शक्ति आती है कई बार देख देख के भी आती है, एक दूसरे की रीस करके भी आती है कि सब ऐसे कर रहे हैं, और फिर कुछ ऐसा प्रचलन में चल जाता है तो फिर उसको फॉलो करना शुरू कर अमित जी, देते हैं। एक चीज़ तो देखिए ना कि शहर में या एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, या आपके यहाँ भी कोई इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके खोल के बैठा है, उसे उसका रेंट भी पे करना है। अब वो चाहेगा मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने आए कि मेरा कम से कम थोड़ा प्रॉफिट निकल जाए और मेरा ये इंस्टीट्यूट भी खुल जाए। अब अगर वो इस पैटर्न को अपनाएगा तो उसे एक ही बच्चे पे 3 से 4 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वहीं 1-1.5 घंटे में वो एक बैच को पढ़ाएगा, उसके बाद दूसरा बैच चालू करेगा ताकि उससे नंबर ऑफ बच्चे उसके पास आए। मैं आपकी बात मानता हूँ कि एक एजुकेशन एक अब बिजनेस बन चुका है,
बिजनेस बनाना भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें भी आजीविका कमानी है। आपने अपने सवाल का जवाब साथ के साथ दे दिया। नहीं नहीं, जब मैंने तो हाँ, नहीं आपकी मैंने बात बता ठीक दिया है। कि उन्हें भी आजीविका कमानी है, उनको जो रेंट उन्होंने दिया है, पे कर रहे हैं रेंट, उनको वो निकालना है। बट आप अगर कह रहे हैं कि आपको ये चार पढ़ने के साथ साथ ये चार अच्छा, अब इन चीजों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, टाइम से कोई संबंध है ही नहीं। जैसे मैं क्लास में गया एज ए टीचर, तो मैंने जाते ही बच्चों को बोला रीढ़ की हड्डी सीधी, इसमें कितना समय खर्च होगा। और मैं बच्चों को अगर एज ए टीचर ये बोलता हूँ कि आप जब तक बैठेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप बैठेंगे। स्ट्रेट बैठेंगे। दूसरी बात, अब मैं उनको कहता हूँ कि आपको लंबी गहरी श्वास भीतर भरनी है, और मैं इतने काउंटिंग करूंगा, इतने काउंटिंग तक आपको श्वास भरनी है, और फिर इस श्वास को लंबा और गहरा इसके 1:2 में छोड़ना है। मतलब जितने अनुपात में, जितनी काउंटिंग में लिया है उससे डबल में आपको छोड़ना है। तो अगर, और फिर मैं उनको ये समझाऊं कि ऑक्सीजन लेने से होगा क्या, ऑक्सीजनेटेड बॉडी का फायदा क्या होता है और कार्बोनेटेड बॉडी का फायदा क्या होता है। ये जो सबसे ज्यादा बच्चों को नींद आती रहती है ना, क्लास में भी सो जाते हैं, अधिकतम बच्चों को, अधिकतम व्यक्तियों को सुबह ज्यादा नींद आती है। कारण क्या है? बॉडी कार्बोनेटेड बॉडी है, ऑक्सीजन की मात्रा उन शरीरों में कम है। जिस शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है उनको रात को नींद नहीं आएगी, सुबह ज्यादा आएगी, आलस बना रहेगा, ऐसे करते रहेंगे बीच बीच में, अब जो बच्चे रात को फ्रेशनेस पढ़ नहीं के भी रहेगी, सोते हैं, लेट सोते हैं, उनका भी तो रीजन है। ऊर्जावान नहीं बनेंगे, एनर्जेटिक नहीं होंगे, लेजीनेस ज्यादा होगी, सिर दर्द भी बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। अब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा वो फ्रेश होगा, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, फिजिकल वर्क करेगा, जो पढ़ेगा वो समझ में आएगा, वो याद भी रहेगा। अब ये अगर टीचर पढ़ाते हुए साथ में बता देगा तो इसमें संख्या का, समय का, पैसे का रोल है क्या? जिस तरह से आप बता रहे हैं, इसमें तो फिर कोई टाइम नहीं लगेगा। और वो अगर यहाँ पे तैयार करना होगा टीचर्स को अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करना। पहले टीचर्स को बच्चों को तैयार नहीं करना, टीचर्स तैयार हो जाएंगे, वो अच्छा, अपने आप टीचर कर को खुद लेंगे। को तैयार होना होगा। हाँ जी, टीचर्स को तैयार करो, टीचर्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है। पहले उनकी ट्रेनिंग होनी हाँ जरूरी है। जी, पर टीचर्स ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है इस देश में। अच्छी टीचर्स की ट्रेनिंग अगर हो जाए, अच्छे टीचर्स अगर हो जाएं, तो अपने आप से वो काम हो जाएगा। जिस सवाल की तरफ आप मुझे लेके जाना चाहते हैं, पैसे का इसमें रोल नहीं है, पैसा बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा 100%। जब आप मेहनत करेंगे तो धन क्यों पैसा नहीं आएगा आएगा? ही आएगा, ये तो है। वो आएगा, 100% आएगा। अमित जी, जिस पढ़ाई के साथ साथ जो आप चार चीजें बता रहे हो कि ये हर बच्चे को जरूर करनी चाहिए, और जो नहीं करते हैं वो बच्चे नॉर्मली पढ़ते हैं, उनमें आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया है? माइंडसेट का बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों के माइंडसेट में। जो मैंने बीच में एक बात करी थी, सुख में रिफड़ना और दुख में बिखरना। अगर आप अपने ऊपर अच्छे ढंग से काम करते जा रहे हैं और आपने एक समस्थिति, एक बुद्धि की स्थिरता उस पॉइंट पे चले गए, वो तभी आ सकता है जब आप अच्छे ढंग से अपने ऊपर काम करते हैं। मतलब शरीर पे भी काम करते हैं, आप अपने मन पे भी काम करते हैं, आप अपने बुद्धि पे भी काम करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जब उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन, परिस्थितियां नहीं होती, तो उसमें रिएक्ट करने का उसका ढंग टोटली डिफरेंट होता है। जब तक परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग है, सब अच्छा ही करेंगे। आपके जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं रहा तो भाई आप तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपकी जो आपका व्यक्तित्व कितना अच्छा है, कैसा है, आपने क्या जीवन में सीखा है, वो तब पता चलेगा जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं। अमित जी, आज के टाइम में इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है, बच्चा एआई टेक्नोलॉजी से पढ़ रहा है, एआई इतना ही वो हो गया है और अपने आप को सेल्फ स्टडी भी कर लेता है, और मॉडर्न स्टडी पैटर्न को ही ज़्यादा फॉलो कर रहा है। वो आपकी पद्धति को या आप जो प्रणाली बता रहे हैं वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, या अच्छा, पेरेंट्स क्या कैसे आपको लगता है कि हम आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते, एआई का उपयोग नहीं करते? बहुत अधिक करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हमें उपयोग सिखाना है और दुरुपयोग से बचाना है, ये समझ देनी है, और यही जरूरी है। और ये इसी प्रक्रिया से आ सकती है, किसी और से आ नहीं सकती। हमें मोबाइल का उपयोग सिखाना है, मोबाइल का एक उपयोग है। लेकिन जो बच्चा भी बहुत छोटा है, उसको समझ नहीं है, उसके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, उसमें क्या देखना है, कैसे देखना है, कब देखना है, उसका ध्यान कौन रखेगा? वो तो पेरेंट्स को, टीचर्स को, इनको ही ध्यान रखना होगा ना। अब बच्चा क्या देख रहा है, अगर फादर मदर उस चीज का ध्यान ही नहीं रखेंगे,
आप एक चीज़ तो बताइए अमित जी, अगर हम स्कूल के पैटर्न की बात करें या हम आप जैसा इंस्टीट्यूट है इनकी पैटर्न की बात करें, मैक्सिमम इंस्टीट्यूट कोचिंग भी जो स्टडी मटेरियल है वो बाय फ़ोन देते हैं। बिल्कुल देते हैं। होमवर्क बच्चों का स्कूल का बाय फ़ोन आता है, बिल्कुल, एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होते हैं। एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हुँ, हैं। हुँ। और लॉकडाउन के बाद से मोस्टली स्कूलों ने अपनी ऐप डेवलप कर ली हैं, उसमें पूरा बच्चों का वो होता है डिटेल, सिलेबस आता है, होमवर्क आता है, तो बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा कैसे? इसका जो जवाब है ना, वो इससे पहले में आ चुका कि जब उसको उपयोग सिखा दिया जाएगा और उसके उपयोग को मोनेटाइज़ किया जाएगा, सॉरी, उसके उपयोग को जब हम क्या कहते हैं कि निगरानी में रखा जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटरिंग करी जाएगी। जब बच्चे के उपयोग को अगर ढंग से मॉनिटर किया जाएगा ना, तो फिर वो बच्चा उस चीज़ को उपयोग कर लेगा ढंग से। अब होता क्या है कि हम बच्चों को फ़ोन दे के और बेफ़िक्र हो जाते हैं। अब बच्चे ने फ़ोन लिया है कि मैं इससे पढ़ाई करूँगा, लेकिन इस बीच में वो क्या देखने लग गया? उस चीज़ की जो निगरानी है, वो पेरेंट्स का काम है। तो बात यहाँ पे हमने बचपन में सबने किया ये काम। विज्ञान वरदान भी, विज्ञान अभिशाप भी। जिसके लिए वरदान, जो वरदान की तरह से यूज़ करेगा कौन? जो उसका उपयोग करता है। जो इसका दुरुपयोग करता है, उसके लिए अभिशाप है। कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी तकनीक है। आज बहुत सारी जनता जो है, वो बैठ के जो है ना, रील्स देखती रहती है। मैंने हमेशा एक बात कही है, आप रील्स देखने में समय मत खराब करो। इससे बढ़िया आप रील्स बनाने लग जाओ। इससे बढ़िया आप रील्स बनाने बनाने लग लग जाओ। जाओ। बस। कम से कम और डेडिकेशन के साथ बनाने लग जाओ। अगर फिर आप विज्ञान का उपयोग तो करो ना, और सही माइंडसेट के साथ उपयोग करो। विज्ञान और धर्म जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। ये जो खिलाफत की भावना है ना, यहीं गलती शुरू हो जाती है। जब कहते हैं हम धर्म को फॉलो करें, हम तो विज्ञान के पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। भाई हमने भी बीटेक कर रखी है, हमने भी साइंस से पढ़ाई करी है। मैं कहता हूं एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। और जब विज्ञान का और धर्म का मिश्रण होता है, यही जीवन जीने की कला मिलती है यहीं से। क्योंकि बिना विज्ञान के और बिना धर्म के आप कैसे जीवन को जान लेंगे? अगर आप वेदांत को सीखते हैं, शंकराचार्य को सुनते हैं, वेदांत दर्शन जानना चाहते हैं जीवन में, तो बिना समझ के, बिना धर्म के, बिना विज्ञान के वो कैसे सकता है? आज चाहे स्कूल का बच्चा हो या कॉलेज का बच्चा हो, मार्क्स के पीछे भाग रहा है कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने, नहीं तो मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी या सक्सेस नहीं मिलेगी करियर में। आपके हिसाब से किसी बच्चे का एक विजन क्या होना चाहिए? देखो, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, मार्क्स भी ज़रूरी हैं और सही ढंग से पढ़ाई भी ज़रूरी है। जब सही ढंग से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे नंबर भी आते हैं। और कई बार सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर्स को देखना रट के, वो गलत होता है। बट ऐसा कभी नहीं होता कि आप तैयारी करेंगे और फिर आप सोचें कि कोई बात नहीं, कितने भी मार्क्स आ जाएँ, ऐसा नहीं होता। अच्छी तैयारी करते हैं तो मार्क्स अपने आप से अच्छे ही आते हैं। तो पूरा विज़न सिर्फ़ ये रहना चाहिए कि मुझे अच्छे से तैयारी करनी है। फोकस आपका वही आपकी बात है कि कर्म पे कर लो, रिजल्ट आपको मिलना ही जो मिलना है। आपने इस 5 इंद्रियों से ग्रहण कर लिया। आप आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। जो पाँचों इंद्रियों से भीतर गया, बाहर वही तो आएगा। अब आप ग्रहण कैसे करते हैं, कितने होश में करते हैं, कितने जागरूक होके करते हैं, बस वही वहीं से बदलाव शुरू होता है, वहीं से आपके जीवन में प्रभाव आता है। अमित जी, कंपटीशन का दौर है, सरकारी नौकरियों का भी दौर है और इन दिनों पेपर लीक की भी बहुत खबरें आ रही हैं। तो इस सिचुएशन में बच्चे परेशान भी हैं, तो उनको सरकारी नौकरी मिल जाए, अच्छे से मिल जाए या वो सरकारी नौकरी पाले, उसका क्या एक देखो, मापदंड सबसे होना पहली चाहिए? बात तो सरकारी नौकरी पाने का जो एक राइट प्रोसेस है ना, वो नहीं पकड़ते हैं। राइट प्रोसेस है, सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से पकड़ पाना। दूसरे नंबर पे टारगेट बेस्ड रिवीजन, तीसरे नंबर पे होता है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। अब ये सब भी अच्छे से कर लिया, फिर हम कहते हैं कि जी पेपर लीक बहुत सारे होते हैं। मैं कह रहा हूँ कि पिछले 15 या 20 साल में चले जाएं, आप हर साल ही सुनते हैं पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये देखते हैं कि जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट निकालते हैं, बहुत अच्छे रैंक निकालते हैं। रैंक आता है हमेशा एक डेडिकेटेड रूटीन से। जब आपका रूटीन नहीं टूटता तो रैंक हमेशा आपका तय मानो। मैं कहता हूं कि रूटीन नहीं टूटा तो रैंक तय है, पर वो रूटीन जो है बहुत डेडिकेटेड होना चाहिए। राइट प्रोसेस को फॉलो करो और जो चीज़ें हम बार बार कह रहे हैं कि अपने जीवन में इन चीज़ों को शामिल कर लो। आप अपने फोकस सब बढ़ाना चाहते हैं, एकाग्र सब होना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मेरी बुद्धि जो है अच्छी हो जाए, मेमोरी अच्छी हो जाए, धी शक्ति, धृति शक्ति, स्मृति शक्ति।
धी शक्ति माने बुद्धि की जो समझने की क्षमता है, दैट इज धी शक्ति। धृति माने धारण करने की क्षमता, स्मृति माने उसको इंप्लीमेंट करने की पावर। इनको ठीक करने का जो तरीका है वो उसी 4 प्रकार की 4 चीजों से आता है। उनको जीवन में लाते हैं तो आपकी मेमोरी एनहेंस होती है। इसको ऐसे मानो कि मेरे पास 2 अलमारी हैं, दोनों में सेम सामान है, लेकिन इसमें एक में मैंने ठूस रखा है, एक में ऑर्गेनाइज्ड है। ब्लैक शर्ट, व्हाइट शर्ट, जीन्स पैंट, बाहर के कपड़े, घर के कपड़े, सब कुछ। इसमें से मुझे कुछ भी सामान लेना होगा मैं बहुत ईजी लूंगा। इसमें कई बार तो सामान तुरंत मिलेगा और कई बार ढूंढते रहेंगे। यही मेमोरी के साथ होता है। मैंने आपसे कुछ पूछा, कई बार तो आप तुरंत बताएंगे, कई बार कहेंगे रुको 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 बताता हूँ, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। बच्चों के साथ दिक्कत होती क्या है, आज के समय की सबसे बड़ी दिक्कत, उनको समझ आता है लेकिन याद नहीं रहता। याद भी है तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उनको बता सकें, बोल सकें। और वो प्रक्रिया को ठीक करने के लिए हमें त्राटक भी करना होगा, हमें योग निद्रा भी करनी होगी, मंत्र जप भी करना होगा, हमें प्राणायाम भी करना होगा, हमें भगवत गीता का स्वाध्याय, हमें अच्छे ढंग से काउंसलिंग चाहिए होती है, तब जाके हम उस स्थिति तक की तरफ पहुंचते हैं। आपकी कई वीडियोज में देखा कि आप मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ऐसा क्यों? प्रक्रिया का हिस्सा है सिलेबस, रिवीजन और फिर मॉक टेस्ट। यहाँ पे सिलेक्शन है तो यहाँ डायरेक्ट नहीं आ सकते, मॉक टेस्ट करना जरूरी है। आप सीधा, जैसे मैं अभी इस मंजिल पे आया हूँ तो एक रास्ते से आया हूँ, सीढ़ी चढ़ मैं के डायरेक्ट तो आया नहीं हूँ, तो मैं रास्ता ही पकड़ूंगा। ऐसे हम राघवेंद्र गुरुकुलम हमेशा एक बात कहता है, चलो उनके साथ जो राह जानते हैं। हमारा काम राह दिखाना है, उस पे चलने का काम फिर वो स्टूडेंट्स का रहता है। और आपका देखा है कि आप जैसे अंधेरा होता है या रात होती है, आपका जो गुरुकुलम है, आप वहाँ पे शाम को भी चौपाल लगा के अब ऐसे बच्चों को लेकर वो बैठते हमारा हो? शाम का संध्या का सेशन रहता है, काउंसलिंग सेशन होता है। क्या होता है उसमें? उसमें बच्चों की जो कमियां हैं, बच्चों के जो डाउट्स हैं, बच्चों की जो समस्याएं हैं, साथ में एक श्लोक भगवत गीता का। ओके, तो बच्चों की कमियां वीडियो में दिखेगी, कोई अजीब सा नहीं लगेगा? नहीं, बच्चे मतलब बिल्कुल अजीब नहीं मानते। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अंदर से, मेरे अंदर की कमियां खत्म हो। भीतर से सब कोई चाहते हैं, कोई अपने अंदर कमियां नहीं रखना चाहता, कोई शरीर से कमजोर नहीं रहना चाहता, कोई मन से कमजोर नहीं रहना चाहता, कोई बुद्धि से कमजोर नहीं होना चाहता। सब चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, हम चाहते हैं लेकिन उसके ऊपर प्रयास नहीं करते। फिर कुछ के अंदर जितनी इच्छा शक्ति होती है वो उस प्रयास में किसी दूसरे को शामिल कर लेते हैं, जिसको हम कोच कहते हैं, टीचर कहते हैं, कि अब वो आपके अंदर से कमियों को निकालने में आपकी मदद करेगा। ये एक रोल होता है टीचर का, और वही रोल हम महादेव की कृपा से निभा रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप जो 4 पद्धति अपनाते हैं, प्राणायाम, त्राटक, योग निद्रा, ये सब, और जो बाकी, अब आपको धीरे धीरे याद होगी, मुझे भी याद होने लगी हैं तो और उसके साथ साथ जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वो इन चीज़ों को नहीं अपनाते, तो आपके स्टूडेंट्स में और उनके स्टूडेंट्स में कोई फर्क दिखा हाँ, मैंने कि मैंने बिल्कुल, अपने बच्चों का मेरे बिल्कुल। स्टूडेंट्स का मेंटल ग्रोथ इतना हो गया है? मेंटल स्टेबिलिटी जो है हमारे स्टूडेंट्स की बहुत गजब की है। मन से निर्भीक है, डर नहीं है फेल होने का? फेल होने का, क्योंकि उनको समझ आ गया कि फेल होना, पास होना, ये निरंतर प्रक्रिया का ये हिस्सा तो है। लाइफ लगातार का मेहनत पार्ट करनी है, है, हमेशा लगातार हर कोई मेहनत करनी सक्सेस है, नहीं होता। लगातार मेहनत करनी है। मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो गलत है या मैं बहुत सही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को अगर सब जगह फॉलो कर लिया जाएगा तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस बहुत प्यारी है। और हमारे देश में हमारे ऋषियों ने, जो हमारे मुनियों ने, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, जैसे मान लो आपके माता पिता आपको 10 करोड़ रुपए दे के गए थे और आप मर खप गए, कभी आपने उसको उपयोग ही नहीं किया, तो वो तो व्यर्थ है। व्यर्थ है। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमारे को इतना बड़ा खजाना दिया है और हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। मैं सिर्फ इतनी बात पे जोर दे रहा हूँ। आप जिस तरह से कह रहे हैं, उनका भी तो एक पीओवी या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि ये सब चीज तो एक बाद की बात है, आप अभी पहले पढ़ाई पे फोकस नहीं करो। नहीं, हम बात वो की बात जो नहीं, पढ़ा रहे ये हैं पढ़ाई को एनहेंस करने की ही बात है। उनका तो ये भी कहना है, यहाँ साधु बनाने की दिशा में काम नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन तो उनका हो सकता है ना कि यार वहां यहाँ एक अच्छा व्यक्ति, एक शार्प माइंड वो बनाने का प्रयास है, मजबूत शरीर बनाने का प्रयास है, मजबूत मन बनाने का प्रयास है, और मजबूत बुद्धि का व्यक्ति बनाने का प्रयास है। ये आप कह रहे हो, वो भी तो इंस्टीट्यूट अपनी एडवर्टाइजमेंट में देख कहते हैं कि भाई ये हमारे स्टूडेंट है,
जो इस प्रणाली को नहीं अपनाते लेकिन आज इस रैंक पे है या इस जॉब को मिल गई है ये करके, बिल्कुल वहां क्यों जाना? 100% ऐसा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत हैं, मैं आपको एक राइट रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल गई है और वो व्यक्ति सफल है। सफलता प्राइवेट व्यक्ति के पास भी होती है, सफलता बिजनेस करने वाले के पास भी होती है, सफलता एक चाय बनाने वाले व्यक्ति के पास भी हो सकती है, सफलता एक खेती करने वाले व्यक्ति के पास भी हो सकती है, और सफलता कुछ ना करने वाले के पास भी हो सकती है। क्योंकि सफल होना या असफल होना ये दोनों आपका माइंडसेट है, आपकी भीतर की अवस्था है। तो इस पे अगर हम दूर से देखेंगे तो दूर से देखने में चीजें बहुत अलग दिखती हैं, लेकिन आप भीतर गहरे उतरेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो सारा खेल समझ का और माइंडसेट का है, और समझ और माइंडसेट देना फिर टीचर्स का काम है। सफलता, एक बच्चा कम मार्क्स लाया है वो भी सफल है, एक बच्चे ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं दोस्तों वो भी सफल है, किसी की सरकारी नौकरी लग गई वो भी अपने आप में सफल है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो असफल है। ये सिर्फ एक आपका माइंडसेट है। ये अमित दहिया जी का एक बहुत बड़ा कोट है कि सफलता असफलता आपके अंदर का माइंडसेट है, आप कितने सेटिस्फाई हो अपनी उपलब्धियों से। अब हमारे समाज में नुकसान क्या हो गया नीरज जी, कि लोकल में रिश्ते नहीं हो रहे हैं। लोकल में देखा जाता है कि बच्चा सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी एक मापदंड बन गया है रिश्तों का, जिसकी वजह से एग्जैक्टली आपने वो बहुत स्ट्रेस, बड़ी बहुत अच्छी बात बोली। जिसकी वजह से बच्चों में परिवारों में स्ट्रेस फैला है, जिसकी वजह से फिर वो सोचते हैं साला चाहे पैसे दो कैसे भी हो, करो, नौकरी सिलेक्शन चाहिए। चाहिए, अगर नहीं लग पा रहा तो मैं पैसे देके मैं तुझे पैसे कैसे भी देके लगवाऊंगा। लगवाऊंगा। ये कारण है जिससे ये चीजों ने गलत रास्ता पकड़ लिया है। अगर समाज को एक ऐसा आईना दिखाया जाए और समाज मिलकर ऐसा काम करे कि सरकारी नौकरी वो पैमाना नहीं है, बहुत सारे कितने सारे अच्छे अच्छे जॉब पे होते हैं, फिर उसके बाद कोई अच्छा जीवन जी ही नहीं पाते। अमित जी, आजकल जैसे मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे, जैसे खान सर है या फिजिक्स वाला है, टीचर हैं वो, उनको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स भी उनको ज़्यादा अप्रोच करते हैं पढ़ने के लिए। सो वो क्योंकि आज की ही मॉडर्न उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं, और आप जैसे पढ़ा रहे हैं वो भी मॉडर्न है बट उसमें आपने कई चीज़ें ऐड ऑन कर दी है। सो उनका तरीका आपके हिसाब से अच्छा है, बेस्ट है, या आपका तरीका? वो भी अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, अच्छे टीचर्स हैं, बट लेकिन हमारा समाज क्या करता है कि जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जिनकी भीड़ ज़्यादा है, जिनकी रीच ज़्यादा है, हम उनको अच्छा मानना शुरू कर देते हैं।